यूजीसी नेट की परीक्षा 26 दिसंबर को घोषित हुई है। वैसे बहुत कम समय है, लेकिन आज हम जानेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें और वह किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें कि हमारी तैयारी सफल हो। तो अगर हम लोग इकाई 1 से चलें क्रमशः, तो देखेंगे पहला जो इसमें इकाई है, हिंदी भाषा और उसका विकास। यह है हिंदी भाषा और उसका विकास। यह आपका जो है कि पहला यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत बाकी बहुत लंबी इसमें लाइनें दी हैं, लेकिन हम लोग बस इतना जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाषा के बारे में हम जानने से पहले भाषा के लिपि के बारे में जानेंगे, जो बार बार पूछता रहता है। तो लिपि की अगर हम लोग जैसे अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, प्रथम बार चित्रात्मक या ये कह सकते हैं कि चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था। चित्रलिपि, यह ध्यान दीजिएगा, क्रम से है। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ था। चित्रलिपि के बाद जो है कि प्रतीक लिपि का विकास हुआ। प्रतीक लिपि के बाद भाव लिपि का प्रयोग हुआ। और भाव लिपि के बाद ध्वनि लिपि का प्रयोग हुआ। यानी यह क्रम से कई बार जैसे पूछ चुका है कि जैसे क्या क्या। तो लिपि में सबसे पहले चित्रलिपि, क्योंकि आदिकाल के जितने लोग थे सब चित्रलिपि का ही प्रयोग करते थे और इसी चित्र का एक प्रतीक होता था। जैसे प्रतीक का मतलब जैसे सूर्य का मतलब सूर्य लाल का मतलब युद्ध का एक प्रतीक बना दिया जाता था। फिर प्रतीक के बाद भाव शब्द आया, ठीक है, और भाव के बाद ध्वनि जो है कि क्या बोलते हैं, ध्वनि लिपि का शब्द आया। तो इतनी बातें, मतलब अगर हम लोग लिपि की दृष्टि से देखें, इसको कहते हैं लिपि का विकास। लिपि का विकास, यह लिपि का विकास है। लिपि का विकास कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। यह कम से कम यह लिपि आपकी तैयार होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम लोग क्रम दें तो हिंदी भाषा का, चूंकि भाषा का विकास है, तो भाषा का विकास क्रमशः कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1880 में। कब? 1880 में सबसे पहले 1880 में सबसे पहले एक विद्वान था, उसका नाम था हार्नले। इस विद्वान का नाम था हार्नले। ये ऊपर रहा है। ये हार्नले विद्वान ने, ठीक है, हार्नले विद्वान ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण यही किया था व्यक्ति। ये याद रखिएगा, नाम इसका मत भूलिएगा। इसका नाम है हार्नले। कब किया था? 1880 में। और इसके बाद अगर नाम लेंगे तो इसके बाद जो है कि नाम आएगा हार्नले के बाद दूसरे नंबर पे है जॉर्ज गेर्जियन।
याद रखिएगा दूसरे नंबर पे जॉर्ज गिब्सन का नाम आता है, और फिर तीसरे नंबर पे सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसका नाम आता है। और फिर सुनीति कुमार चटर्जी के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का नाम आता है। धीरेन्द्र वर्मा, याद रखिएगा ये जैसे आर्य भाषाओं का अध्ययन करने वाले ये व्यक्ति थे, और इनका अक्सर पूछता रहता है कि आर्य भाषाओं का अध्ययन जैसे किन किन लोगों ने किया। उसके बाद कई लोग किए थे, भोलानाथ तिवारी भी किए, हरदेव बाहरी भी किए, लेकिन खास तौर से इन्हीं चारों को जैसे क्रम से पूछता रहता है। तो ये रहा आधुनिक आर्य भाषाओं के अध्ययन। अब अगर आधुनिक आर्य भाषाओं का जैसे जो वर्गीकरण ये चारों लोग किए थे, अगर वर्गीकरण की हम लोग चर्चा करें तो भारतीय जैसे जो आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं, उन भारतीय आर्य भाषाओं में देखिएगा हमेशा तीन भेद होता है। शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं, तीन भेद है किसमें, पूरी जितने हमारी जो भाषाएं हैं तीन भेद उसका होता है। और इन तीनों भेद में हम बहुत इस समय फास्ट पढ़ा रहे हैं, चूंकि केवल समझाने का हमारा ध्येय है, आपको पूरा हम सिलेबस नहीं कवर कर रहे हैं, बस समझाना हमारा ध्येय है। तो इसमें जो है कि नंबर 1 पे है प्राचीन आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं। दूसरे नंबर पे है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं। और इस पे है आधुनिक, ठीक है, आर्य भाषाएं। यह तीन वर्गीकरण जैसे बार बार आप लोगों को मिलता है, ठीक है। और इसके बारे में तो जैसे कुछ निश्चित भेद नहीं किया गया है कि कब से मानी गई है, लेकिन यह है कि ये जो क्या बोलते हैं इस का जो वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, ये वर्गीकरण लगभग मान के चलिए कि कोई 1500 मानता है, कोई 2000 मानता है, लेकिन सही मायने में, ठीक है, सही मायने में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, याद रखिएगा ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, ये प्राचीन आर्य भाषाओं को हम लोग लेते हैं। और इसका जो समय है वह 500, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इसका जो समय है 1000 ईस्वी से अब तक। इसीलिए जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, देखिएगा लगभग 1000 से हिंदी साहित्य का उदय माना जाता है। प्राचीन जो आर्य भाषा है इसमें 2 संस्कृतियां बोली जाती थी, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में केवल ऋग्वेद का जैसे ऋग्वेद लिखा गया था, और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और तीनों वेदों की रचना हुई थी। मध्यकाल की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 3 भाषाओं को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा मध्यकाल में, पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये भी ध्यान रखिएगा, पाली बौद्धों की भाषा थी, प्राकृत जो है जैन की भाषा थी, और अपभ्रंश जो भाषा थी, अपभ्रंश भाषा ही जो 900 से लेकर 1000 ईस्वी तक बोली गई, वह अवहट्ट के रूप में आई थी। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, जो खास तौर से बड़ा प्रसिद्ध है, इसी अपभ्रंश भाषा का रूप
हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी अपभ्रंश भाषा में, किसमें, इस अपभ्रंश भाषा में हमेशा ध्यान रखिएगा जो 7 भेद हुए थे, 7 भेद में सबसे पहले जो था वह था सौर सैनी। याद रखिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश हमेशा याद रखिएगा कि सौर सैनी जैसे जो 7 भेद हुआ था, इसका कितना भेद हुआ था, 7 भेद हुआ था। और सौर सैनी अपभ्रंश से ही जो है कि राजस्थानी, कौन कौन, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी, कौन, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ था। और इसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत याद रखिएगा, इसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कि बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी में हम साहित्य नहीं पढ़ते हैं। 2 बोलियों का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक है खड़ी बोली और एक है ब्रज। क्योंकि ब्रज जो है कि हिंदी साहित्य का एक अभिन्न अंग है, पूरा भक्ति काल से लेकर रीति काल केवल ब्रज का ही प्रयोग हुआ है। तो पश्चिमी जैसे हिंदी में 5 बोलियों का प्रयोग हुआ था, खड़ी बोली, ब्रज बोली, उसके बाद बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। और इसी याद रखिएगा ये सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरा एक इसी सौरसैनी 7 भेदों में एक और नाम है, याद रखिएगा, अर्धमागधी, अर्धमागधी। और इसी अर्धमागधी से हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी अर्धमागधी से एक पूर्वी बोली आई थी, कौन, पूर्वी बोली, पूर्वी बोली। और इसी पूर्वी बोली से 3 बोलियों का उदय हुआ था। वह बोली कौन कौन थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी खास तौर से बस इतनी ध्यान रखने की जरूरत है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमको तैयार नहीं करनी है। यह जो है कि कौन कौन इसमें से आप लोगों को तैयार कर लेना है, इसमें से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग अवधी की विशेषता याद कर लें और ब्रज की विशेषता याद कर लें, खड़ी बोली की विशेषता याद कर लें, तो पूरा जो है कि हमारा यूनिट समाप्त हो सकता है। तो प्रथम यूनिट में कम से कम इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। बाकी ध्वनियों का वर्गीकरण है, तो ध्वनियों का वर्गीकरण हम अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता है, ये शुरू से आप पढ़ते आए हैं, लेकिन इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये भी जानकारी साथ साथ में होनी चाहिए कि अवधी में जो काव्य की भाषा थी और खड़ी बोली में जो काव्य की भाषा थी और ब्रज भाषा में खड़ी की काव्य की भाषा थी, इसका विकास कैसे हुआ था, कब हुआ था। अगर इतनी जानकारी आप रखते हैं तो यह मान के चलिए कि फर्स्ट यूनिट में आप अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था पहला यूनिट जिसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा यूनिट की अगर चर्चा इसमें करें, जो दूसरा यूनिट है, दूसरे यूनिट में हिंदी साहित्य इतिहास का क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पद का इतिहास अलग होता है, गद्य का इतिहास अलग होता है। और अगर हम हिंदी पद साहित्य की चर्चा अगर हम कर दें, हिंदी पद साहित्य याद रखिएगा, हिंदी पद, ठीक है, हिंदी पद साहित्य का इतिहास। हम बहुत फास्ट और बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी पद साहित्य के इतिहास में अगर हम लोग चर्चा अगर हम लोग करेंगे हिंदी पद साहित्य के इतिहास में, ठीक है, तो हिंदी पद साहित्य के इतिहास में जैसे हम लोग हमेशा उसी तरह जैसे आप बंटवारा कर लेंगे तेजी से। वह बंटवारा कौन कौन सा है, वह बंटवारा सबसे पहले आता है आदिकाल। समय बताना नहीं है, लगभग सब लोग तैयार कर लीजिएगा समय कब है। आदिकाल में जो मूल बातें हैं, आदिकाल में सबसे पहले एक बात जान लीजिए, सिद्ध साहित्य में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि सिद्ध साहित्य आखिर में होता क्या है। तो सिद्ध साहित्य और दूसरा जो है कि क्या बोलते हैं, नाथ साहित्य, ठीक है, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल नाथ साहित्य से प्रश्न ज़्यादा खड़ा हो रहे हैं। उसके बाद जो है कि जैन साहित्य, जैन साहित्य के बारे में जरूर एक बार पढ़ लीजिए। अब
सिद्ध साहित्य में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाथ साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैन साहित्य में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसके बाद लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य में जैसे अमीर खुसरो और विद्यापति को जरूर पढ़िए। और विद्यापति को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि विद्यापति वह पहले व्यक्ति है जिनको जैसे कृष्ण भक्ति काल, विद्यापति को ही कृष्ण भक्ति काल का जैसे उद्बोधक कह सकते हैं, या विद्यापति ही वह गीत गाने की शैली का प्रवर्तक के रूप में भी विद्यापति को जाने जाते हैं। और विद्यापति ने ही अपभ्रंश भाषा को कहा था कि दिल जाना सब जन मिठा। तो इसमें लौकिक में यह अमीर खुसरो और विद्यापति जरूर आएंगे, इनको पढ़ लीजिए। और इसके बाद जो है कि रासो साहित्य पढ़िए, ठीक है, और रासो साहित्य में कुछ मत करिए, कम से कम कवियों का नाम याद कर लीजिए और कवियों का जो पात्र था वह जरूर याद करिए। कम से कम इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की रचना है जो है कि चंद्रबरदाई किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो को जलहड़ ने लिखा पूरा किया था, यह आपको जानकारी होना चाहिए। परमाल रासो जगनिक का है। वन जो है कि नरपत नाल का कौन सी रचना है? ठीक, कम से कम जो 8 रचनाएं हैं उनके बारे में, विशल देव रासो के बारे में, इन सब के बारे में एक बार जरूर परीक्षा जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल। क्या है भक्ति काल? भक्ति काल में शुरू से हम लोग निर्गुण सगुण की चर्चा करते आए हैं, तो निर्गुण सगुण में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय नहीं है। लेकिन निर्गुण में, और निर्गुण में जो 2 कवि हैं, ठीक है, एक जो है कि जायसी है, कौन है? जायसी है, और दूसरे कबीर हैं, ठीक है। तो कम से कम जायसी और कबीर के भाषा के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, जो भाषा इनका बड़ा प्रसिद्ध था। जायसी के जितने प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीकों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए कि राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, नागमती सांसारिक धंधा का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है, मायादीन जो अलाउद्दीन था वह माया का प्रतीक है। कम से कम नक्शी खंड को देख लीजिए कि नक्शी खंड की 2-4 लाइनें, नक्शी खंड की शुरुआत कहाँ से होती है और विरह वर्णन की शुरुआत कहाँ से होती है, कम से कम इतनी बातें आप लोगों को। नक्शी खंड का मतलब नख और सिख होना चाहिए, लेकिन नख से शुरुआत नहीं सुंदरता को होती है, हमेशा सिख से शुरुआत होती है। और इसीलिए जायसी ने जब पद्मावत के सौंदर्य का वर्णन किया तो सीधे सिख से किया, और जो विरह वर्णन किया वो सीधे अषाढ़ से किया, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा। कम से कम इतनी जानकारी जायसी के बारे में रखते हैं तो आपको काफी जैसे जानकारी मिल जाएगी। इसमें साखी समुद्रमयनी, साखी का मतलब साक्षी से होता है, ठीक है, कम से कम ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सगुण की अगर हम लोग चर्चा कर दें, थोड़ा सा सगुण की चर्चा कर दें, तो सगुण की चर्चा में 2 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो एक राम शाखा है और दूसरा जो है कि कृष्ण शाखा है। कौन? एक राम शाखा, दूसरा कृष्ण शाखा। अगर राम शाखा की हम लोग चर्चा करें तो राम शाखा के कुछ नहीं तो कम से कम राम शाखा के बारे में पढ़ने से पहले हम तुलसी के रचनाओं को एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि तुलसीदास की जो रचनाएं थी वह किस परिस्थिति में लिखी गई, कैसे लिखी गई। अब जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं कि रामचरितमानस की अगर चर्चा करें तो रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड कौन है, सबसे बड़ा कांड कौन है, ठीक है, और अयोध्या कांड को क्यों हृदय कांड कहा जाता है, उत्तर कांड को क्यों ज्ञान कांड कहा जाता है, और तुलसीदास की कौन सी रचना में ज्योतिष का प्रश्न है। अगर ज्योतिष का प्रश्न अगर रामाज्ञा प्रश्नावली में है तो क्या इनके और भी कोई मित्र था जो ज्योतिष संबंधी लिखा तो आप रहीम का नाम याद रखेंगे। रहीम का खेटू कौतुकम जो रचना है वो भी ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। तो अगर राम के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो राम के बारे में नाभादास को भी जानकारी आप रखेंगे, ठीक है। और तुलसी की कृष्ण गीतावली हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण गीतावली जो है कि कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो इसमें राम शाखा में मतलब तुलसी, ठीक है, तुलसी से संबंधित जितने भी दोस्त हैं और हित है। इसी तरह तुलसी की मान लीजिए आप लोगों को अगर जैसे जीवनी पर उपन्यास पढ़ना है तो मानस कहानी याद रखना चाहिए। अगर तुलसी की लंबी कविता पढ़ना है तो निराला जी को याद रखना चाहिए। निराला की तुलसीदास कविता बहुत लंबी कविता है। अगर हम लोग
अगर थोड़ा सा अगर उनको कुकुरमुत्ता की ध्यान दे दे, राम शक्ति पूजा की ध्यान दे दे, सरोज स्मृति पे ध्यान दे दे, तो तुलसीदास भी इनकी कविता कम नहीं है। तो इसलिए तुलसीदास को यह जरूर पढ़िए। अगर कृष्ण की बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो कृष्ण में सबसे पहले आप लोग केंद्र बिंदु में जो है कि सबसे पहले आप लोग रखेंगे अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप पहले नंबर लिख लीजिए। अब अष्टछाप में हमेशा मैंने कई बार पढ़ाया है कि अष्टछाप में दो लोगों का हमेशा नाम रखना चाहिए। एक जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और दूसरे वल्लभाचार्य का जो लड़का था विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, ये बाप हैं और ये बेटा हैं। ये दोनों जो है कि अष्टछाप के इनके 4 चेले होते हैं। वल्लभाचार्य के 4 चेले हैं जिसमें सूरदास हैं, हमेशा याद रखिएगा, सूरदास। और दूसरे चेले हैं परमानंद दास। तीसरे चेले हैं कृष्णदास, याद रखिएगा, कृष्णदास। और उसके बाद एक और चेला है कुंभन दास। और इधर विट्ठलनाथ में आ जाते हैं, एक है नंददास, उसके बाद छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, और उसके बाद चतुर्भुज दास, याद रखिएगा, चतुर्भुज दास। अब जैसे अगर हम लोग अगर अष्टछाप की स्थापना देखें तो अष्टछाप की स्थापना याद रखिएगा कि विट्ठलनाथ ने किया। अष्टछाप की स्थापना किसने किया? विट्ठलनाथ ने किया। क्यों किया? इनके बाप के 4 शिष्य थे और इनके 4 शिष्य थे, इन्हीं चारों शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना क्यों हुई थी? कृष्ण के भजन करने के लिए हुई थी। वो कृष्ण का मंदिर कहाँ था ये भी याद रखना चाहिए, तो गोवर्धन पर्वत पे था। गोवर्धन पर्वत कहाँ था? गोवर्धन पर्वत पे था। किसने बनवाया था? तो गोवर्धन पर्वत पे किस नाम थे था? तो श्रीनाथ नाम के मंदिर से था। इस मंदिर का क्या नाम था? श्रीनाथ मंदिर। ठीक है, कृष्ण मंदिर नाम नहीं था, श्रीनाथ मंदिर नाम था। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1565 में हुई थी। लेकिन ये मंदिर कब बना था? तो याद रखिएगा मंदिर बना था 1519 में। ठीक है, ये दो बातें, मंदिर कब बना, मंदिर कब बना कब? ये बना 1519 में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में। ये दोनों बातें हमेशा याद रखना चाहिए। मनवाया किसने? तो ये भी याद रखना चाहिए। इनका एक चेला था, किनका? वल्लभाचार्य का एक चेला था, उसका नाम था पूरनलाल खत्री। क्या नाम था? पूरनलाल खत्री। याद रखिएगा, पूरनलाल खत्री। और पूरनलाल खत्री ने ही 1519 में बनवाया। अष्टछाप की स्थापना इसमें 1565 को हुई। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुंभन दास के बारे में, जो अकबर से मिलने गए थे। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी जो सूरदास हैं, ठीक है, सूरदास की एक रचना है। सूरदास की रचना हमेशा ध्यान दीजिएगा। सूरदास की रचना है भ्रमर गीत सार, सूर सरावली, साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी में ही अपने वंश का परिचय दिए हैं। साहित्य लहरी में अपने वंश का परिचय दिए हैं और बताते हैं कि मैं चंद बरदाई खानदान का हूँ। तो अगर इतना भक्ति काल में आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए आपका जैसे तैयारी हो जाएगी। इन 8 कवियों के बारे में जरूर एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए भक्ति काल में आपको ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। इसके बाद नंबर आता है, याद रखिएगा, इसके बाद नंबर आता है रीतकाल का। रीतकाल, ठीक है, रीतकाल में हमेशा आपको सबको नहीं पढ़ना है। पहले तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रीतकाल का नामकरण एकदम रट्टू कर रख लीजिए। नामकरण एकदम रट लीजिए, जैसे भी हो। नामकरण जब रटेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद
मिश्र बंधु और रमाशंकर शुक्ल रसाल, नामकरण एक बार जरूर देख लीजिए। भेद की अगर तीनों चर्चा करें, हम लोग भेद की अगर चर्चा करें तो भेद में आपको क्या पढ़ना है? भेद में सबसे पहले आप जो है कि रीतिबद्ध की चर्चा कर लीजिए। रीतिबद्ध में किनको पढ़ना है? तो रीतिबद्ध में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किनकी हमेशा पूछता रहता है। तो एक नंबर पे केशव दास को याद रखना चाहिए, केशव दास को जरूर पढ़ लेना चाहिए हर हाल में। केशव दास के बाद पद्माकर को पढ़ लेना चाहिए, पद्माकर हमेशा पूछे जाते हैं। पद्माकर के बाद जो है कि और प्रसिद्ध कवियों में देव का नाम याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी आप चिंतामणि को तैयार कर लीजिए, न तैयार करिए अलग बात है, लेकिन इनको इतने लोगों को जरूर याद करिए। रीति सिद्ध में जब आप जाइए, रीति सिद्ध में, तो रीति सिद्ध में ध्यान रखिएगा कि रीति सिद्ध में मात्र एक ही कवि का बार बार नाम आता है और वह है बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। और बिहारी लाल का जो दोहा है, बिहारी लाल से संबंधित दो बातें हमेशा याद रखने चाहिए जो बार बार पूछता है, देव और बिहारी, बिहारी और देव। इनकी जो तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा की है, बिहारी के कितने दोहों, कितने इनके दोहों का जो है कि कितने लोगों ने इनके दोहों का अनुवाद किया, उनका नाम जरूर याद रखिए। और उनका नाम रखने के साथ आप फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त, रीतिमुक्त में हमेशा ध्यान रखिएगा कि घनानंद, अगर घनानंद को पढ़ते हैं तो घनानंद के साथ साथ घनानंद की प्रेमिका को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। और घनानंद के प्रेमिका को पढ़ेंगे तो सुजान नाम आएगा। जब सुजान नाम आएगा तो दिल्ली दरबार का वो मुंशी जी का भी नाम आएगा। इसी तरह बोधा को याद रखिए, बोधा, बोधा के प्रेमिका का नाम याद रखिए। उसके बाद ठाकुर, ठाकुर को याद रखिए तो इनके प्रेमिका का भी नाम रखिए। आलम को याद रखिए तो आलम को याद रखने से ये भी ध्यान रखिएगा कि आलम शुरुआती में वह जो है कि ब्राह्मण थे, बाद में हिंदू बन गए। ये कई बार प्रश्न पूछा है। तो अगर आप इतनी अगर रीति काल में पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका अधिकांश फंस जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक काल पे। आधुनिक काल, ठीक, ये हम मिटा देते हैं। आधुनिक काल को हम लोग देखते हैं, आधुनिक काल का पढ़ने का प्रयास करते हैं। आधुनिक काल में कौन कौन विशेषताएं थी यह शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में जैसे हम लोग जब प्रवेश करते हैं, ठीक, तो आधुनिक काल में प्रवेश करने पर, ठीक है, इसमें भी निकाल, आधुनिक काल में प्रवेश करने पे हमेशा हम लोगों के सामने ये 4-5 काल जो हैं काफी प्रसिद्ध आते हैं। सबसे नंबर 1 पे है भारतेंदु, भारतेंदु युग। अगर भारतेंदु युग को पढ़िए, ठीक है, अगर भारतेंदु युग को पढ़िए तो कम से कम भारतेंदु युग में जितने भी भारतेंदु की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषताओं को जरूर एक बार देख लीजिए कि भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन थी। और भारतेंदु युग की विशेषताओं को इसलिए हम कह रहे हैं देखने के लिए कि भारतेंदु युग में बहुत ही उठापटक हुआ था। और भारतेंदु युग में जो है कि जितनी भी रचनाएं थी, यहाँ 2 तरह की रचनाएं होती थी, यह हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक गद्य की रचना होती थी और एक पद की रचना होती थी। पद की रचना जो है कि ब्रज भाषा में होती थी। कैसे होती थी? ब्रज भाषा में होती थी। और जो गद्य की रचना होती थी खड़ी बोली में होती थी, खड़ी बोली।
और ये भी ध्यान देना चाहिए, खड़ी बोली होती थी। खड़ी बोली में इधर ब्रजभाषा, इधर जो है कि ब्रजभाषा, दो तरह की, गद्य के लिए खड़ी बोली, पद के लिए ब्रजभाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, जितने भी XYZ जितना का हम लोग अगर नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं, सब रचनाओं में, डस्टर कहाँ है, सब रचनाओं में, ठीक, सब रचनाओं में, भारतेंदु के सभी रचनाओं में नंबर 1 पे है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जरूर याद करिए, क्योंकि कुल मिलाजुल के राष्ट्रीयता को लेकर यह जैसे जानी गई थी। ठीक, तो राष्ट्रीयता को जरूर याद करिए। राष्ट्रीयता को अगर याद करेंगे, राष्ट्रीयता को, तो राष्ट्रीयता में ही भारत दुर्दशा नाटक भी आ जाएगा। राष्ट्रीयता में ही वो जो क्या बोलते हैं, जितने लोगों ने लिखा है, जैसे राधा चरण गोस्वामी लिखे हैं, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं, अंग्रेज राज सुखसार सबेश भारी, पैधन विदेश चल जात है अधिकारी। राष्ट्रीयता की भावना इसमें बहुत कूट कूट के भरी है। उसके बाद समाज के दुर्दशा का चित्रण इसमें होता है, समाज के दुर्दशा का चित्रण। अच्छा, समाज दुर्दशा का चित्रण क्यों हो रहा है? इसमें बाल विवाह का विरोध हो रहा है, जाति प्रथा का विरोध हो रहा है, अंधविश्वास का विरोध हो रहा है, और इसमें इसी समय रसिक समाज की भी स्थापना हुई थी। रसिक समाज ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रसिक समाज की स्थापना इसी बीच होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि समस्या पूर्ति इसी काल में चली थी, ये भी याद रखिएगा, समस्या पूर्ति इसी काल में चली थी। और समस्या पूर्ति की अगर चर्चा करेंगे तो समस्या पूर्ति संबंधी जितनी रचनाएं हैं एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में सब के सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्विवेदी युग में कम से कम कुछ नहीं तो 2 लोगों को विध्वस्त पढ़ लीजिए। वो 2 लोग कौन कौन है? एक है हरियोध, याद रखिएगा, एक है हरियोध, ठीक, और दूसरा है गुप्त जी। अरे गुप्त का मतलब हो गया मैथिली क्षणगुप्त। गुप्त का मतलब क्या हो गया? मैथिली क्षणगुप्त। एक हरियोध और दूसरा गुप्त यानी मैथिली क्षणगुप्त। और इनकी रचना को एक बार जरूर देख लीजिए। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, इनके बारे में पढ़ना है हमको, और इनकी रचना है साकेत। ठीक है, अब ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली की हैं, और ये रचना जो 1914 में आई थी, कब 1914 में आई थी, ये हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य के रूप में आई थी। और जो साकेत आई थी, साकेत का नाम शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए रचनाएं पूछी जाती है। साथ में द्विवेदी युग जिनके वजह से प्रसिद्ध था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य के रूप में भी बड़ा प्रसिद्ध थे, पद के रूप में तो नहीं उनको जाना गया। और इसी काल को, इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा गया। इसको पुनर्जागरण सुधार काल कहा गया, इसको जागरण सुधार काल कहा गया। और एक बात जान लीजिए, भक्ति काल को जागरण काल कहा जाता है। तो जागरण काल, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल, इन तीनों के बारे में भी हमको जानने की जरूरत है। अगर इतनी बातें हम लोग पढ़ते हैं तो द्विवेदी युग में बहुत बातें दिक्कत नहीं होगी। और इनके बाद, द्विवेदी युग के बाद अगर हम लोग प्रवेश करेंगे, द्विवेदी युग के बाद दूसरा है छायावादी युग। छायावादी, तो देखिए छायावादी में आपको करना क्या है? छायावादी में सबसे पहले आप लोग रट जाइए, कैसे भी रट जाइए, छायावाद का नामकरण। नामकरण बड़ा प्रसिद्ध है, इसका नामकरण बार बार लोग पूछते हैं। और एक बात जान लेना, एक आदिकाल का नामकरण और एक छायावाद का नामकरण संबंधी जितनी परिभाषा और विशेषता दी गई, किसी काल में नहीं दी गई थी। और छायावाद में इतनी विशेषता है कि जयशंकर प्रसाद से लगाए तक, रामचंद्र शुक्ल से लगाए तक, राम कुमार वर्मा से लगाए तक, रामविलास शर्मा से लगाए तक, नगेंद्र से लगाए तक, 20 लोगों ने अपनी अपनी नाम से एक जड़ दिया है उसी में। और आपको क्या करना है?
समझना है, रटना है, जैसे भी हो तैयार करना है। अब इन छायावाद के बाद, छायावाद में सबसे पहले समझ लीजिए प्रसाद को आपको खूब बढ़िया से पढ़ लेना है। और जब प्रसाद का आप नाम लेते हैं तो प्रसाद के नाम लेने के साथ याद रखिएगा प्रसाद में क्या क्या आपको पढ़ना है। प्रसाद को सबसे पहले कामायनी पढ़ जाइए। कामायनी में क्या क्या पढ़ना है? कामायनी में प्रतीक योजना पढ़ जाइए, प्रतीक योजना पढ़ जाइए। कामायनी का पात्र पढ़ जाइए, कामायनी की कहानी पढ़ जाइए। और इसके बाद दूसरे पे एक चंद्रगुप्त नाटक पढ़ जाइए खूब मन से। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र जरूर बढ़िया तैयार कर लीजिए। दूसरा स्कंदगुप्त और तीसरा ध्रुवस्वामिनी। 3 नाटक कम से कम प्रसाद का पढ़ जाइए, कमानी पढ़ जाइए, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत कुछ। उसके बाद आते हैं निराला के बारे में। निराला को देखिए, निराला में क्या क्या आपको पढ़ना है। निराला में जानकारी के लिए आप पहले कुकुरमुत्ता पढ़ जाइए। कुकुरमुत्ता, जैसे कुकुरमुत्ता पढ़ लेंगे, कुकुरमुत्ता के बाद राम की शक्ति पूजा, यह जरूर याद रखिए, राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा की लाइनें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद सरोज स्मृति जरूर पढ़ जाइए। अब ये याद रहना चाहिए कि सरोज जो है कि उनकी पुत्री थी, तो सरोज स्मृति को ध्यान दीजिए। और सरोज स्मृति में ही यह बात इन्होंने कहा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें यह कहा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और उसमें जो सीता के प्रति उनका जो विलखना है, ठीक है, अयमा निशा उगलता घन अंधकार, ये बार बार पूछता रहता है। निराला की इन तीनों रचनाओं को गंभीरता से पढ़ लेना चाहिए और लाइनें जब भी पूछेगा तो इसी में से पूछता है। उसके बाद आते हैं पंत। पंत में क्या क्या पढ़ना है आपको? पंत में परिवर्तन खूब अच्छे से पढ़ जाइए। परिवर्तन इसलिए अच्छा से पढ़ना है कि परिवर्तन आपके सिलेबस में है और तैयारी भी करना है। उसके बाद इनकी कविता है नौका विहार, खूब बढ़िया से पढ़ना चाहिए। नौका विहार में इनका दर्शन का परिचय मिलता है। उसके बाद इनका जो है कि मौन निमंत्रण बड़ा बढ़िया है। मौन निमंत्रण पढ़ जाना चाहिए, मौन निमंत्रण। और यही पंत जी ही ऐसे विरोधी थे जो कहते हैं द्रुत झड़ो जड़ के जीर्ण पत्र, हे पुराने लोग तुम नष्ट हो कि नए लोगों को स्थान मिले। पुराने लोग नष्ट हो कि नए लोगों को स्थान मिले। यह जो है कि क्या बोलते हैं, पंत का कथन है कि जब पुराने पत्ते गिरेंगे तभी तो नए पल्लव आएंगे। और इनका जो रचना है और इनकी जो रचना है, इन दोनों रचनाओं को पढ़ना चाहिए। अब यह ना आपको बताना पड़े कि पल्लव किसकी रचना है। महादेवी के बारे में आइए। महादेवी की कविताएं पढ़ जाइए और महादेवी की गीत योजना पढ़ जाइए, तो पूरा छायावाद एक तरह से आपका समाप्त हो जाएगा और छायावाद में कुछ भी बचेगा नहीं। कम से कम इतनी बातें आपको जैसे पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपकी तैयारी उसी ढंग से भी होनी चाहिए जिस ढंग से तैयारी चल रही है। इतने कवियों के बारे में, जिनकी कवियों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन कवियों के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, चाहे जैसे भी एक नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद आते हैं हमने भारतेंदु युग को देख लिया, भारतेंदु युग को देख लिया। दूसरा जो है कि द्विवेदी युग को देख लिया। तीसरा जो है कि छायावादी युग को देख लिया। और चौथा अब प्रगतिवादी युग को देखते हैं। प्रगतिवादी युग